दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2021 को आयोजित टीजीटी परीक्षा सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स खंड, जिसमें हम सभी प्रश्नों का विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक हल प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो ऑप्शन है आपके एलेक्स डी टाकविले, जे रूसो, जे मिल या डब्ल्यू नीत्शे। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, डब्ल्यू नीत्शे। दोस्तों लोकतंत्र का सिद्धांतकार डब्ल्यू नीत्शे नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? आपको बताना है कि किसने कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? तो ये है ऑप्शन डी, मिल का कथन है। दोस्तों जे मिल कहता है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। कथन एक है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में निहित हैं, इसलिए कथन एक गलत है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न तो एक और न दो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये वर्णित है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? आपको बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। उत्तर है ऑप्शन बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो आप जानते हैं ऑप्शन ए सही है। प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है या राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन देखिए, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ज्योति बसु या एल.एम. सिंघवी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एल.एम. सिंघवी ने 1963 में सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया गया था? आपको बताना है। तो दोस्तों यूएन जनरल असेंबली में यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन 1950 में अपनाया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव अपनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है आपके बी.एस. मुंजे, बी.आर. अम्बेडकर, सी. राजगोपालाचारी या आर.के. षणमुगम चेट्टी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, नाजीवाद फ्रांस सही सुमेलित नहीं है, गिल्ड समाजवाद जर्मनी ये भी सही सुमेलित नहीं है, फांसीवाद इटली ये सही सुमेलित है, फेबियनवाद सोवियत संघ सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित हो जाएगा। दोस्तों फांसीवाद जो है इटली के मुसोलिनी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये व्यवस्था करता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित व्यवस्था प्रदान कराना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए। ऑप्शन है 349, 350, 351 या 350 ए।
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 350 है। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 350 है ये व्यवस्था करता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके GDH कोल, जॉन ऑस्टिन, ई बार्कर या H.J. लास्की। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन। दोस्तों जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, जबकि GDH कोल, अर्नेस्ट बार्कर और लास्की बहुलवादी विचारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परायेपन की संकल्पना मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है। ऑप्शन देखिए, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी या फिर द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844। तो उत्तर है दोस्तों, मार्क्स ने परायेपन की संकल्पना अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में दिया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, जिला न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। और आप जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। देखिए, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये चारों पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं हैं। पुस्तकें हैं द इनहेलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 20 में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है और आप जानते हैं कि 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य निर्वाचन या मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा। तो उत्तर है दोस्तों, प्राथमिकता के आधार पर इन पदाधिकारियों का जो क्रम है वो होगा, देखिए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आएंगे कैबिनेट सचिव और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत भारत में संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, हीगल, दोस्तों हीगल जो हैं ये तत्वशास्त्री सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑस्टिन जो हैं न्यायिक सिद्धांत से, मैकाइवर समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित हैं और गार्नर विवरणात्मक सिद्धांत से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है, ये कथन इंगित करता है। तो सही उत्तर है, ये कथन सर्वाधिकारवादी राज्य या टोटलिटेरियन स्टेट को वर्णित करता है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और उसके विरुद्ध भी कुछ नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों और जनमत की उपेक्षा कर सके। ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, गार्नर द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिलक्राइस्ट का कथन है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? ऑप्शन है पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता और विभाज्यता। तो आप जानते हैं कि संप्रभुता दोस्तों पूर्ण होती है, सार्वभौमिक होती है, अदेय होती है और अविभाज्य होती है। तो इसमें ऑप्शन डी विभाज्यता जो हो जाएगा ये संप्रभुता का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं ये कथन लॉर्ड एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को परस्पर एक दूसरे के विरोधी मानने वाले विचारकों में हैं और उनका कथन है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो आप जानते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं R.M. मैकाइवर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक R.M. मैकाइवर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मृतक शरीर पर से होगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, महात्मा गांधी का कथन है कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना ये प्रावधान है। तो देखिए थोड़ा सा घुमाया हुआ है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना ये प्रावधान किसमें है? ऑप्शन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकारों में या फिर मूल कर्तव्यों में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मूल कर्तव्यों में। दोस्तों भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत तीसरे क्रमांक पर वर्णित है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी मौलिक कर्तव्यों में हमारे वर्णित है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना ये प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सद जीवन के लिए बना हुआ है? तो ये कथन आपका अरस्तु का है। आप जानते हैं अरस्तु का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सद जीवन के लिए बना हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो उत्तर है दोस्तों, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? तो सही उत्तर है सीले का कथन है। दोस्तों सीले का कहना है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर किसके माध्यम से नियंत्रण करती है? ऑप्शन देखिए, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन 1 और 3, देखिए स्थगन प्रस्ताव और पूरक प्रश्न एकदम निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद द्वारा नियंत्रण स्थापित करने की ये नीतियां हैं। लेकिन प्रश्नकाल दोस्तों यहाँ पर बहुत हद तक सही नहीं कहा जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकते हैं। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न इन सब के द्वारा नियंत्रण स्थापित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। देखिए
यहाँ पर दोस्तों बिपिन चंद्र पाल की पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया। B.R. अम्बेडकर की पुस्तक है दोस्तों देखिए थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। M.K. गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। और बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी CDAB। CDAB ये आपका सही क्रम हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल की द सोल ऑफ इंडिया, B.R. अम्बेडकर की थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, M.K. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख के अधीन रखा है। आप जानते हैं जेरमी बेंथम का कथन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता और कार्रवाई, यानी रिलेवेंस एंड एक्शन। ये दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरिज्म की दो मांगे थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर व्यवहारवाद की दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, भारत का संविधान मान्यता देता है, आपको बताना है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, या फिर धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 123। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अनुच्छेद 72 भी दिया गया है। अनुच्छेद 72 दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है, जबकि राज्यपाल की जो है क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो आप जानते हैं तीन शब्दों को दोस्तों, तीन शब्द थे जिनको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित करिए। थ्रेसिमेकस, न्याय शक्तिशाली का हित है, तो ये थ्रेसिमेकस का कथन है। बोंदा, अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित होता है, न कि राज्य। TH ग्रीन का है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। माओ त्से तुंग, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टार मैं करूँगा दोस्तों, बी जो कथन दिखा रहे हैं बोंदा का, अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित होता है न कि राज्य, ये बोंदा का कथन नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर है संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत या लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी, ये ऑस्टिन से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए अरस्तु, मिल, गांधी या रूसो। तो सही उत्तर है रूसो का कथन है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कुछ घटनाएं हैं स्वतंत्रता आंदोलन की, इनको कालानुक्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। साइमन कमीशन उसके बाद 1927 में आया था, गठित हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो सही उत्तर दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर साइमन कमीशन, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, फिर सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है?
तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। लास्की ने राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आपने पढ़ा भी है। चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन सी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है? भारत के राष्ट्रपति से, भारत की संसद से, भारत के प्रधानमंत्री से या केंद्रीय वित्त मंत्री से? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत की संसद से। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने लिखा है कि हाप्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता? देखिए हाप्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन है स्पिनोजा, बर्नार्ड शॉ, बार्कर या फिर गार्नर। तो दोस्तों इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक मेरा मत है सही उत्तर स्पिनोजा है। हाप्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता, स्पिनोजा का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? ये किसका कथन है? तो दोस्तों रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था और इसी कारण वो मनुष्य को सभ्य जंगली की संज्ञा देता है, प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 क। देखिए अनुच्छेद 243 क में वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तर है फ्रांसीसी विचारक विंसेंट डी गोर्ने ने सबसे पहले नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का कस्टोडियन या गार्जियन जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों भारत के संविधान का संरक्षक या अभिरक्षक है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, धर्म की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो देखिए ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति। तो सही उत्तर है दोस्तों प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी जो है ये संसद की सबसे बड़ी समिति है और आप जानते हैं कि इसमें कुल 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के गठन में निम्नलिखित में से कौन से लोग शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त आयोग का अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री? तो सही उत्तर है दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? तो ये जीन बोंदा का कथन है। वो कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है सेबाइन,
गार्नर, लासवेल और बार्कर। तो दोस्तों लासवेल भी राजनीति को शक्ति के संबंधों के रूप में जो है इसको प्रतिपादित करते हैं और उन्होंने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इसमें देखिए जो विचारक हैं हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, ये सभी उग्र राष्ट्रवादी विचारक हैं और ये जो हैं नरम दल से संबंधित न होकर गरम दल से संबंधित हैं। इसमें बहुत कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसे तो कुछ लोग अरविंद घोष को बता रहे हैं और कुछ लोग लाला लाजपत राय को। तो इसमें कंफर्म हो जाने दिया जाए कि कौन सा जो है उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया था? ऑप्शन है जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन या ई बार्कर। तो सही उत्तर है दोस्तों, मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन जे.एस. मिल के द्वारा किया गया था। जे.एस. मिल सभी लोगों को मताधिकार देने का पक्षधर नहीं है। अगला प्रश्न है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है और राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों H.J. लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है कि राज्य की पहचान, किसी राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने अपने नागरिकों को कौन से अधिकार दिए हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो उत्तर है गांधी और अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पूना पैक्ट या प्रसिद्ध पूना समझौता पर गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टीजी सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र हल किया। इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा विवादित हैं, लेकिन अन्य प्रश्न सीधे सीधे हैं, आप उनका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों ये था आज का जो वीडियो। इसमें हमने 8 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व किया है। कुछ प्रश्न इसमें विवादित हैं, उनको छोड़ करके अन्य प्रश्नों पे आप देख लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उस आधार से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।